हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं लास्ट टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाई थी जो कि सीजी व्यापम में पूछे गए थे। आज उसी तरीके के क्वेश्चंस और कवर करवाने वाली हूँ और आई एम डेफिनेटली श्योर आप सभी को बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है ये सारे क्वेश्चंस। और आप सभी को एक और बात मैं बता देती हूँ कि जो भी व्यापम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मीन्स जिस भी टॉपिक से, अधिकतर वही टॉपिक से क्वेश्चंस जो है वो व्यापम के द्वारा उठाए जाते हैं। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी वो कौन से टॉपिक का है वो भी मैं आपको बता दूंगी, मीन्स किस वंश से बिलोंग करता है, अगर हिस्ट्री का बताऊंगी तो, और कोई भी अगर क्वेश्चन आता है जिस भी विषय का आएगा तो मैं उसको बता दूंगी। तो आप सभी वो टॉपिक कम से कम बहुत ही अच्छे से कवर कर लीजिएगा, फिर जब भी एग्ज़ाम होगा तो और भी बाकी टॉपिक आप आसानी से कवर कर पाएंगे। फिर तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं ये वीडियो अब स्टार्ट करती हूँ। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला क्वेश्चन, चोल राजवंश की दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी थी। तो जो चोल राजवंश है फ्रेंड्स, उसकी राजधानी कौन सी थी? तंजावुर। कौन सी थी? तंजावुर। दक्षिण भारत फ्रेंड्स जब भी आप पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में तो उसके अंतर्गत आपको 3-4 जो वंश है वो बहुत ही अच्छे से तैयारी कर लेनी है। एक है पल्लव वंश, ठीक है, एक है राष्ट्रकूट वंश। ये वंश फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वंश है, इनके बारे में आप सभी को नॉलेज होना चाहिए क्योंकि अधिकतर इन्हीं से ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये जो वंश है इनके संस्थापक का नाम भी बता देती हूँ क्योंकि कई बार बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया है राजधानी के बारे में, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ऐसा ही जो राजवंश मैं आपको बताई हूँ, पल्लव वंश और जो राष्ट्रकूट वंश है, इनके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगा क्योंकि आप सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो देखिए जो पल्लव वंश है फ्रेंड्स उसके संस्थापक थे सी विष्णु। कौन थे? सी विष्णु। देखिए मैं एक एक करके बता देती हूँ, है ना। देखिए ये पल्लव वंश के संस्थापक थे सी विष्णु जी, है ना। और ये जो पल्लव वंश है, ठीक है, इसकी राजधानी कौन सा था? कांची। ठीक है, और ये कांची कहाँ पर पड़ता है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे कि जो कांची है वो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु में जो कांचीपुरम है वही क्या है? कांची। तो ये जो पल्लव वंश है उसकी राजधानी थी कांची, जो कि तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। और इसके संस्थापक थे सी विष्णु। कौन थे? सी विष्णु। अब आगे देखिए राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट जो वंश है ना, उसके संस्थापक थे दंती दुर्ग। याद रखेंगे कौन थे? दंती दुर्ग। और राष्ट्रकूट जो वंश है उनकी राजधानी क्या है करके अगर पूछा जाता है तो मतलब क्या था करके अगर पूछा जाता है तो याद रखेंगे इनकी राजधानी है मान्य खेत। ठीक है, क्या है? मान्य खेत। तो इतनी बातें आप सभी ज़रूर याद रखेंगे। और ये जो चोल वंश दिया हुआ है इसके संस्थापक कौन थे अगर ये पूछा जाता है तो याद रखेंगे ये चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। कौन थे? विजयालय। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया तथा भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये जब हम मुगल शासक पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना उसी के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो मुगल साम्राज्य है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इससे क्वेश्चन ज़रूर उठाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से युद्ध के बाद जो अफगान साम्राज्य है, द्वितीय अफगान साम्राज्य, उसकी स्थापना की थी शेर शाह सूरी ने। तो देखिए जो शेर शाह सूरी है और हुमायूं है उसके बीच बहुत सारे युद्ध हुए जिसमें से 2 युद्ध आप सभी को अच्छे से याद रखना है। एक है चौसा का युद्ध, ठीक है, और एक है कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। इसी को ही कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं और इसी को ही बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कन्नौज का युद्ध है इसी में ही ये जो हुमायूं है वो बहुत मतलब पराजित हो गया पूरी तरीके से और जो शेर शाह सूरी है उसने आसानी से दिल्ली में और आगरा में कब्जा कर लिया था। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा कन्नौज का युद्ध। इसके जगह पर बिलग्राम का युद्ध करके लिखा रहेगा तो वो भी सही होगा क्योंकि बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध इसे ही कहते हैं। इससे पहले जो चौसा का युद्ध हुआ था, है ना, तो इनका जो डेट और जो सन है वो भी याद रखिएगा। थोड़ा सा डेट नहीं, कम से कम सन आपको याद रखना है। तो ये जो चौसा का युद्ध हुआ था
वो 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में, है ना। और डेट भी बता देती हूँ मैं, 25 जून। कब? 25 जून 1539 में। और ये जो बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1540 में, जस्ट एक साल बाद। कब हुआ था? 1540 में। और 17 मई, ठीक है, 17 मई 1540 में हुआ था कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। तो ये दोनों कम से कम आप सभी ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ 1802 में निम्नलिखित में से कौन सी संधि हस्ताक्षरित की? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब क्वेश्चन से पूछे जाते हैं इससे, है ना, ये जो मराठा साम्राज्य है इससे तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसमें ये जो संधियाँ है, लास्ट टाइम जब एग्जाम्स हो रहा था व्यापम का, तो लगातार व्यापम के सभी एग्जाम्स में इस संधि से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था। तो इसका तो आंसर है बेसिन की संधि लिखा हुआ है, हालांकि ये बसीन की संधि है, ठीक है। इसको यहाँ पे बेसिन करके लिख दिया गया है हिंदी में, लेकिन इसको बसीन की संधि के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद रखेंगे, क्योंकि देखिए इंग्लिश में जब लिखेंगे ना तो इस प्रकार से लिखा रहेगा, तो इसको कहीं पर बा और कहीं पर बेसिन या फिर बसीन करके पढ़ देते हैं, तो इसके हिसाब से ये लिखा हुआ है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा फिर जितने भी युद्ध हुए, मतलब जितने भी संधियाँ हुई है उसके बारे में बता देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सभी क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे पिछले वाला, तो कंटिन्यू इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले याद रखेंगे आप सभी सूरत की संधि। सूरत की संधि हुआ था 1775 में, ठीक है। मैं आप सभी को जो मराठा है और जो अंग्रेज है ना, उनके बीच जो संधियाँ हुई है उसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है, अंग्रेज और मराठा के बीच। तो 1775 में हुआ था सूरत की संधि। किसकी? सूरत की संधि, देखिए ये दिया हुआ है। उसके बाद हुआ था पुरंदर की संधि, ठीक है। किसकी संधि? पुरंदर की संधि 1776 में। कब हुआ था? 1776 में। इसके बाद हुआ था बड़गांव की संधि। किसकी संधि? बड़गांव की संधि। और ये जो बड़गांव की संधि है वो हुआ था 1779 में, ठीक है। कब हुआ था? 1779 में। इसके बाद है सालबाई की संधि, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हुआ था 1782 में। कब हुआ था? 1782 में। इसके बाद ही हुआ था ये जो बसीन की संधि है वो 1802 में, ठीक है। इसके बाद देवगांव की संधि हुआ था। कौन सी संधि? देवगांव की संधि, आप सभी नोट कर सकते हैं। देवगांव की संधि हुआ था 1803 में। अब इसके बाद आप सभी डायरेक्टली ये याद रखिए, नागपुर की संधि, ग्वालियर की संधि, पूना की संधि। तो नागपुर की संधि हुआ था, नागपुर की संधि कब हुई थी? तो नागपुर की संधि जो है वो 1816 में, ठीक है। ग्वालियर की संधि 1817 में, और इसके साथ ही पूना का जो संधि हुआ था वो भी हुआ था 1817 में। तो ये है पूना, ठीक है, और ये है नागपुर, और ये 1817 मीन्स 1817 में दो संधि हुआ है, एक हुआ है ग्वालियर का और एक हुआ है पूना का संधि। तो इतनी संधियाँ तो आप सभी को बिल्कुल ही याद रखना ही है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 में स्थापित हिंदुस्तान गदर पार्टी के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे गदर पार्टी के अध्यक्ष? तो गदर पार्टी के अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना जी, ठीक है। किन्हें बनाया गया था? सोहन सिंह भाखना जी। और इसके कोषाध्यक्ष कौन थे करके अगर पूछा जाता है तो याद रखेंगे, इसके कोषाध्यक्ष थे काशीराम। क्या नाम था? काशीराम। जो काशीराम जी थे वो कोषाध्यक्ष थे। इसके अलावा इसके जो मंत्री थे, प्रथम मंत्री, वो कौन थे? लाला हरदयाल जी थे, ठीक है। कौन थे? हरदयाल जी। तो इसको याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और साथ ही फ्रेंड्स आप सभी हिंदुस्तान गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी उसका डेट भी याद रखेंगे, ठीक है, 1 नवंबर। क्योंकि कभी कभी जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं उसको पूछा जाता है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देता है कि डेट तो दिया रहता है, लेकिन डेट भी कैसे दिया रहता है कि उसी महीने का डेट दे देता है कई बार, है ना। और अब तो कंपटीशन इतना बढ़ते जा रहा है कि आप सभी को थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करना है, ताकि अगर कुछ भी डिफ़िकल्ट करता है व्यापम तो आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और ये जो गदर पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसी तरीके से
और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, उनका डेट के साथ आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। जैसे कि बहुत सारा जो युद्ध हुआ है, पानीपत वगैरह का युद्ध, जो कि कॉमन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा ही जाता है, लेकिन डेट के साथ पूछा जाता है उनको भी। इसी तरीके से जो अकबर है जिसने हल्दी घाटी का युद्ध किया था, है ना, तो उसका भी डेट के साथ पूछा जाता है। तो इस प्रकार की कुछ घटनाएं हैं जिसको आप सभी को डेट के साथ याद रखना है। तो इसका आंसर क्या था? सोहनसिंह भाखड़ा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्यमान सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है अरावली, ठीक है। अब देखिए ये जो अरावली है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाता है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई कितनी है गुरु शिखर की? ये भी याद रखेंगे, 1722 मीटर है। कितना है? 1722 मीटर, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है अगर पूछा जाता है सबसे ऊंची चोटी? तो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में ये स्थित है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनगणना वर्ष में भारत में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? तो कब किया गया था? 1921 में, ठीक है। कब दर्ज किया गया था? 1921 में। इसे जनगणना का विभाजक वर्ष भी कहा जाता है, याद रखेंगे। क्या कहा जाता है? विभाजक वर्ष। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस सन को याद रखेंगे, 1921। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक संगठन स्थापित किया? तो कौन सा सांस्कृतिक संगठन स्थापित किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और कब किया था ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी याद रखेंगे कि जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में की थी। कब किया था? 1897 में। तो फ्रेंड्स ये सन जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट संस्था है, रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी संस्था है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखिए एशियाटिक सोसाइटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको बहुत व्यापक में पूछा जा चुका है। तो एशियाटिक सोसाइटी जो है इसकी स्थापना किन्होंने करे थे? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करे थे विलियम जोन्स ने, ठीक है। किन्होंने करे थे? विलियम जोन्स ने। और कब करे थे ये भी याद रखेंगे आप सभी। तो विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना करे थे 1784 में। कब करे थे? 1784 में, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में करे थे। इसके साथ ही कुछ और मैं बता दे रही हूँ संस्थाएं जिनको आपको याद ही रखना है, ठीक है। क्या करना है? याद ही रखना है। एक है फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। आप सभी इससे शायद परिचित होंगे, जो भी अच्छे से पढ़े होंगे जो इतिहास है उसको, तो उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉरवर्ड ब्लॉक। और इसकी स्थापना करे थे किन्होंने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। किन्होंने करे थे? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और कब करे थे ये भी याद रखेंगे, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी स्थापना करे थे 1939 में, 1939 में, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा आप सभी को। इसके साथ ही यंग बंगाल आंदोलन आप सभी ने सुना ही होगा, ठीक है। कौन सा आंदोलन? यंग बंगाल आंदोलन, या फिर इसी को ही युवा बंगाल आंदोलन कहते हैं, जो कि 1826 में हुआ है। कब हुआ है? 1826 में, ठीक है। जो कि कौन थे इसके प्रणेता कह सकते हैं, या फिर आंदोलनकर्ता कौन थे ये? तो ये थे हेनरी लुई, ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रही हूँ मैं, हेनरी लुई विवियन डेरिजियो, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, हेनरी लुई विवियन डेरिजियो। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स ये संस्थाएं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है। और कुछ का नाम बस बोल दे रही हूँ मैं, जिनको आप सभी अच्छे से पढ़ लेंगे, जैसे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया, है ना। इसके साथ ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन करके हैं। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना सचिंद्र सान्याल जी ने करे थे, ठीक है। और इसी में ही अगर हम जोड़ देते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना करे थे भगत सिंह ने। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत सारे जो संस्थाएं हैं, है ना, उनके बारे में मैं पूरा नहीं बता पाऊंगी, इसलिए आप सभी जो है थोड़ा सा इन संस्थाओं को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एक न एक संस्था एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये अगला क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन में सूची फर्स्ट से हमें सूची सेकंड को मिलाना है और ये साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए दिया हुआ है नाइट्रोग्लिसरीन, तो इसका यूज़ किस में होता है, तो इसका यूज़ होता है डायनामाइट बनाने में, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है ना कि हम जो है कुछ चीज़ों को नहीं जानते हैं, है ना, लेकिन कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं, तो हम उसको मिला, जैसे कि हाइपो आप सभी शायद लगभग जानते ही होंगे कि हाइपो का यूज़ किया जाता है फोटोग्राफी में, ठीक है। तो देखिए आपने 2 मिलान कर लिया है ना, ए के नीचे तीसरा और डी के नीचे दूसरा। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, कुछ ऑप्शन है इस प्रकार का, ए के नीचे क्या है, तीसरा, और डी के नीचे क्या है, डी के नीचे दूसरा। तो देखिए फ्रेंड्स ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, देखिए, क्योंकि देखिए डी के नीचे इसमें 4 4 1 दिया हुआ है और जबकि डी के नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स सभी मिलाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, कई बार हमें सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, जितना पता है वो उसी से ही बन जाता है। कई बार एक ही ऑप्शन से ही बन जाता है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो सेम नहीं रहता है ना। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए नाइट्रोग्लिसरीन है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। तो नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ मैं आपको बताई डायनामाइट बनाने में होता है, ठीक है। हाइपो का फोटोग्राफी में होता है। इसी तरीके से जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, इसका यूज़ होता है निश्चेतक के रूप में, और जो नाइट्रोलियम है उसका यूज़ होता है उर्वरक में, मतलब उर्वरक बनाने में होता है, ठीक है। किसका यूज़, नाइट्रोलियम का यूज़। तो सी के नीचे क्या है, 1 है, और जो बी है उसके नीचे आएगा 4। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी साइंस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, ऊपर से ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, फिजिक्स का जो चैप्टर है इंस्ट्रूमेंट वाला, उपकरण वाला, उससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मैं लास्ट टाइम भी जो कुछ क्वेश्चन आप सभी को कवर करवाई थी, तो उसमें आप सभी ने देखा होगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें भी पूछे गए थे। तो आप सभी फिजिक्स का ये वाला जो चैप्टर है, मापन से रिलेटेड जो चैप्टर आता है, स्टार्टिंग में ही रहता है ये, तो आप सभी जो है उसको ज़रूर पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है वोल्टामीटर। तो देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, वोल्टामीटर दिया हुआ है। तो वोल्टामीटर का यूज़ जो है वो किस में होता है फ्रेंड्स, विद्युत विच्छेदन में होता है, ठीक है। और जो वोल्टमीटर है उसका यूज़ होता है विभवांतर का मेजर करने में। हाइग्रोमीटर का होता है नमी में, और हाइड्रोमीटर का होता है घनत्व में, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, हाइग्रोमीटर बोलेगा तो नमी, तो देखिए डी के नीचे 3 है, और हाइड्रोमीटर बोलेगा तो घनत्व, तो सी के नीचे 2 है, और बी के नीचे 1 है, और ए के नीचे 4 है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। देखिए फ्रेंड्स आगे का क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। तो अष्टाध्यायी बहुत ही फेमस बुक है, और मेरे ख्याल से आप सभी इससे भली भांति परिचित होंगे कि जो अष्टाध्यायी है उसके लेखक कौन है, पाणिनि, ठीक है। कौन थे, पाणिनि। तो ये जो पुराने बुक है फ्रेंड्स है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। नए बुक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी, लेकिन पुराने बुक भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हिस्ट्री में कुछ नारे वगैरह जो बोला गया है ना हमारे जो भी नेतागण थे उनके द्वारा, तो वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि एक बुक का या फिर एक पत्रिका है, उसका नाम मैं आपको बता रही हूँ, संवाद कौमुदी। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। क्या, संवाद कौमुदी। तो इसके जो प्रणेता थे वो कौन थे, मीन्स ये जो संपादक थे वो कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, जो कि भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत कहलाते हैं। तो इनका फ्रेंड्स आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले भारत में जो भी स्त्रियों से रिलेटेड सुधार वगैरह कार्य किया, मतलब जब अंग्रेज आए उसके बाद, तो इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है स्त्रियों की दशा सुधार करने में। इसलिए इनसे रिलेटेड कोई भी बात है तो उसको ज़रूर याद रखेंगे। इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, पाणिनि। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की। तो किन्होंने करे थे, माउंट बेटन ने करे थे, ठीक है। और उस योजना का नाम भी था माउंट बेटन योजना, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सन भी आप सभी याद रखेंगे कि जो माउंट बेटन योजना है वो कब आया था करके। तो माउंट बेटन योजना का सन है 3 जून, ठीक है, 1947। 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना लाया गया था, ठीक है। इसे वायसराय माउंट बेटन ने लाए थे। इनफैक्ट जो माउंट बेटन है उनको वायसराय ही इसलिए बनाया गया था
ताकि वो भारत का जो विभाजन वगैरह जो भी मतलब कार्य बचा हुआ है उसको करें। ठीक है, तो याद रखेंगे 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना, जो कि भारत के विभाजन से ये संबंधित था। इसी तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट है भूदान आंदोलन। ठीक है, ये जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद चलाया गया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और व्यापम के द्वारा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भूदान आंदोलन किन्होंने स्टार्ट करे थे पूछा जाता है, तो विनोबा भावे ने करे थे। याद रखेंगे विनोबा भावे जी, इन्होंने ये भूदान आंदोलन चलाया था। और ये जो भूदान आंदोलन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी करके पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे पोचमपल्ली। कब हुआ था शुरुआत? पोचमपल्ली से। मीन्स ये दक्षिण से स्टार्ट हुआ था, आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और कोई भी डाउट आता है तो बेशक आप सभी मुझे पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूँगी या फिर अगले वीडियो में बता दूँगी। और जो भी नए बच्चे हैं है ना, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से करिए, कंटिन्यू करिए, क्योंकि अब सब कुछ सामान्य हो रहा है। और जो भी एग्ज़ाम्स पेंडिंग है वो ज़रूर एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाएगा। और जो भी वैकेंसीज वगैरह आने वाला था वो भी आ सकता है, क्योंकि अभी बहुत दिनों से कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है ना। और साथ ही जो गवर्नमेंट है ना, वो भी देख रही है कि जो बच्चे हैं, जो युवा है, वो थोड़े से आक्रोशित हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी एग्ज़ाम जो है वो व्यापम के द्वारा नहीं लिया गया है। इसलिए गवर्नमेंट भी थोड़ा सा हरकत में आ जाएगी। और जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं वही फ़ायदे में रहेंगे, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, वो बहुत ही पछताने वाले हैं, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। और कंपटीशन जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर आप 1 साल पीछे होते हैं तो 1 साल में और भी बहुत सारे बच्चे नए तैयार हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाले रहते हैं। आजकल क्या है, रट्टू वाला जनरेशन बढ़ते जा रहा है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे भी आ रहे हैं, है ना। तो उस कंडीशन में आप सभी जो है फाइट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सभी तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी रेलवे का कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन भी मतलब कल ही मैं उस नोटिफिकेशन को देखी हूँ। तो जैसे ही अनलॉक वगैरह होगा राज्य वगैरह में, तो रेलवे का जो एग्ज़ाम्स बचा हुआ है, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम बचा हुआ है ना। और साथ ही NTPC का भी पूरा एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, कुछ एग्ज़ाम्स जो है वो बचे हुए थे, कुछ बच्चों का एग्ज़ाम बचा हुआ है जिसको कंडक्ट कराएगी फिर से रेलवे। तो जो बच्चे बचे हुए हैं वो अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, जिससे आपको एग्ज़ाम देने में कोई भी परेशानी ना हो। नहीं तो वक्त गुजर जाएगा, आप पछताते ही रह जाएंगे और कंपटीशन बढ़ते ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो मैं मैथ्स के क्वेश्चन करवाई हूँ, अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आपको रेलवे में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि रेलवे में वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उतना डिफ़िकल्ट नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा एवरेज ही पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फ्रेंड्स।